नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियां। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर दिया जवाब। कहा, देश भर की ग्राम पंचायतों को पहुंचाया जा रहा है सीधे तौर पर पैसा। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों को तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए सरकार प्रयासरत। लोकसभा में औषधीय पौधों की खेती और उनके संरक्षण पर पुरुषोत्तम रूपाला ने दिया जवाब। कहा, सरकार भौगोलिक स्तर पर महत्व रखने वाले औषधीय पौधों को संरक्षित करने के लिए मुहैया करवा रही है सुविधाएं। औषधीय पौधों के महत्व को देखते हुए सरकार उनके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 13.51% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 685.39 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में करीब 1 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। और ट्राइफेड ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर किया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। वन धन योजना और लघु वनोपज योजना में एमएसपी के कार्यान्वयन के लिए समझौता। समझौते के तहत इस वर्ष राज्य में 100 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जाने की है योजना। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर जवाब दिया। रूपाला ने कहा, देश भर की ग्राम पंचायतों को सीधा पैसा पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने तहसील पंचायतों को 10 से 25% और जिला परिषद को 5 से 15% राशि मुहैया कराने का निर्णय लिया है। ग्राम पंचायतों को 14 फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सीधे पैसे पहुंचाने का आजादी के बाद यदि सबसे बड़ा उपक्रम लिया गया वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया और पैसा सीधा ही पंचायतों को पहुंचाया गया। और इसी के चलते पंचायतों में सरपंचों जो काम कर रहे हैं वो अब अपने को इस विकास के हिस्सेदार मानने लगे हैं और इसका फल भी मिल रहा है। मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन के मेरे साथियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये पंचायतों की ओर से, जिला परिषदों की ओर से और हमारे कई सांसदों की ओर से भी हमें ये सुझाव मिलते रहे थे कि तहसील पंचायत और जिला परिषद के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच तो पावरफुल हो गए मगर हमारे पास कोई सुविधा नहीं होने की वजह से हम थोड़े दुखी हो रहे हैं। उसके दुख का निवारण हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे तोमर जी ने कर दिया है और अगले 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तहसील पंचायत को 10 से 25% और जिला परिषद को 5 से 15% की राशि मुहैया कराने का निर्णय ले लिया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने साथ ही बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों को तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए सरकार प्रयासरत है, जिसके लिए तमाम तरह से हर स्तर पर काम जारी है। गांवों को, ग्राम पंचायतों को टेक्नोलॉजी से सुसज्ज करने की दिशा में जो भारत सरकार के हमारे ही विभाग के 2 मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना जरूरी समझ रहे हैं, मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं और हमारे ही विभाग से इनिशिएशन लेकर जो रूरल डेवलपमेंट की ओर से इस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को ग्राम पंचायतों को जोड़ने का उपक्रम चल रहा है, उसको गति देने का और उसी के जरिए ये सुनिश्चित हम करें कि ग्राम पंचायत तक हमारी कनेक्टिविटी वो बरकरार हो। औषधीय पौधों के खेती और औषधि पौधों के संरक्षण के एक सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सरकार भौगोलिक स्तर पर महत्व रखने वाले औषधीय पौधों को संरक्षित करने के लिए सुविधाएं मुहैया करवा रही है। कई औषधीय पौधों की खेती और उसका उपक्रम किया जा रहा है, तो उनके संरक्षण के लिए अलग से कोई बीज बैंक बनाने का सरकार के सामने अभी प्रस्ताव नहीं है, मगर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी और आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण जो है अपना,
उसी के द्वारा 1806 जितने स्वदेशी और अपने स्थानीय किस्मों का रजिस्ट्रेशन और संरक्षण करने का प्रावधान कर दिया गया है और देश के किसी भाग से कहीं से भी किसान अपने द्वारा संरक्षित किया हुआ किस्म को संरक्षित करना चाहता है तो ये प्राधिकरण के तहत उसको करने की सुविधा उपलब्ध है। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी है। आइए देखते हैं इस खरीदी के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये आप देखिए, धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 13.59% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में रिकॉर्ड अब तक 683.21 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई है। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कुल खरीद का 29.68% है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 100,49,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने अब तक 3,46,348 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,95,193 किसानों को लाभ हुआ। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,97,000 किसान लाभान्वित हुए। किसानों से एमएसपी पर 26,719.51 करोड़ रुपए मूल्य की 91,86,803 कपास गांठें खरीदी गई हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ देश भर के किसान उठा रहे हैं। जहां ड्रिप सिंचाई से उनकी लागत में कमी आ रही है, तो वहीं नवाचार से किसान अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की चंदौली से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। साथ ही दूसरी तरफ किसान अपने नवाचार से चंदौली को नई पहचान दिला रहे हैं। यहाँ के किसान नई फसलों का उत्पादन भी कर रहे हैं। ये बलवंत सिंह हैं, जो अपने भांजे की प्रगतिशील किसानी से प्रेरित होकर पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर खेती में कम लागत से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छा बेनिफिट हुआ है। अगले साल और भी इसको विस्तार से बढ़ाना चाहते हैं। तरबूजा खिरबाना का भी इसमें खेती किए हैं, बढ़ाए हैं देखते हुए। शिमला मिर्चा भी इसमें शामिल है। इसी तरह देखते हुए हम और भी सिस्टम अगले साल बढ़ाकर थोड़ा ड्रिप सिंचाई की योजना से इसका फायदा उठाएंगे। ये प्रगतिशील किसान अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खुद गांव में ही नर्सरी खोलकर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं और इससे लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए साधन भी उपलब्ध करा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ साथ यहाँ पे नर्सरी भी खोल रखा है, जो कि ये मामा जी का खेत है। वहीं पे नर्सरी भी खोले हुए हैं और स्ट्रॉबेरी भी लगाए हैं। और ये बिहार वाली मेन रोड है, तो इस चंदौली से 3 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ हम नर्सरी से भी अच्छी इनकम पा लेते हैं और तरबूज खरबूज की खेती करते हैं। इस तरह के नए प्रयोग से कई गांव और कई जिले लाभान्वित हो रहे हैं। जाहिर है कि किसानों द्वारा इस तरह की पहल देश के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा है। किसान इस तरह के नवाचार कर कृषि में अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकार की सोच मतलब प्रधानमंत्री की सोच, और बनारस संसदीय क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर यह युवा किसान सरकार की सोच के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रॉबेरी की पहली बार खेती की है, साथ ही नर्सरी लगाया है, जिसका लाभ आसपास के किसान तो ले ही रहे हैं, जाने वाले रास्ते बिहार के किसान भी इसका लाभ ले रहे हैं। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नवही, चंदौली। चुनावी मौसम में केरल के मसाला उत्पादक किसानों का मुद्दा भी एक चुनावी मुद्दा बन गया है, चाहे एमएसपी की बात हो या फिर बिजली सब्सिडी या भंडारण की। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि राज्य की एलडीएफ सरकार मसाला किसानों के मुद्दों से पूरी तरह आंख बंद कर चुकी है, जिससे इन किसानों के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है। देश और विदेश में विख्यात केरल का इडुक्की क्षेत्र अपने मसालों के लिए जाना जाता है, लेकिन इन मसालों के उत्पादक किसान राज्य सरकार की बेरुखी से काफी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ जहां वो मौसम की चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी मदद के बिना उनकी उत्पादकता पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
केरल में ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में चलता है तो बहुत छोटा है ये पूरा भारत, और वो मसाला का तो बहुत कम लगता है, दूसरा दान का तो देखा तो इसलिए तो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा होगा वैसा है। हम तो बहुत बार तो सरकार को वो नोटिस दिया है, बात किया है बहुत बार, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है अब तक। भले ही केरल के मसालों की खुशबू देश और विदेश के लोगों को आकर्षित करती हो, लेकिन ये अपने ही घर में भेदभावपूर्ण रवैये के शिकार हैं। मसाला संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने किसानों की परेशानियों को राज्य सरकार के सामने कई बार रखा, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो इधर ये केरल में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मसाला का वो खेती करते हैं, लेकिन इसका ये बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका वो बेसिक प्राइस नहीं मिल रहा है। स्टेडी कभी तो दाम ज़्यादा होता है, कभी तो बहुत कम होता है, लेकिन वो फार्मर के लिए तो हर साल एक ही उसका वो जो खर्चा के ऊपर तो प्राइस मिलना चाहिए। लगातार सालों में आ रही बाढ़ से भी राज्य का मसाला उत्पादन प्रभावित हुआ है। कोझिकोड स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की एक फील्ड रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में आई बाढ़ से केरल में 30% तक मसाला उत्पादन प्रभावित हुआ और राज्य को इस वजह से तकरीबन 1250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राज्य की मसाला उत्पादन का अकेले 60% हिस्सा पैदा करने वाले इडुक्की और वायनाड जिलों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में दालचीनी का उत्पादन बाढ़ से खासा प्रभावित हुआ। वर्ष 2018-19 में भारत से मसालों के कुल व्यापारिक निर्यात में केरल का 2.9% हिस्सा रहा था, जो कि पूर्व में भारत की कुल जीडीपी में 4.0% की हिस्सेदारी से काफी कम है। जाहिर है इसका असर राज्य के मसाला उत्पादन किसानों से लेकर कृषि श्रमिकों और मसाला व्यापार से जुड़े उद्यमियों को झेलना पड़ा। यही वजह है कि राज्य की विपक्षी पार्टियां मसाला किसानों के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना रही हैं। मसाला उत्पादक किसान है, उनको तो ये बिजली मुफ्त में देना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी डिमांड कर रहे हैं। और इलायची का जो ऑक्शन है, जो हमारा जो किसान बिल आ गया उसके बाद इनको इसके आधार पर ये दाम मिलता है। पिनराई विजयन का सरकार ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये जो मसाला जो उत्पादक कृषक जो किसान है उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। The spice sector is facing a lot of problems nowadays. The UDF is very bound to say our view. If we are coming to power, definitely we will give the minimum supporting price to all the spices. मसालों का केरल की जीडीपी में बड़ी हिस्सेदारी है, बावजूद इसके पिछले कई वर्षों से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इससे जुड़े सैकड़ों किसानों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। इडुक्की केरल से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने और वर्षा जल संचयन को लेकर मेघ पाइन अभियान से जुड़े धनबाद के एकलव्य प्रसाद कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में काफ़ी काम किया है और उन्होंने इसके जरिए वर्षा जल के महत्व को समझाने का प्रयास भी किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि लोगों को जल का संकट न झेलना पड़े, इसके लिए नई पीढ़ी को विशेष रूप से जागरूक करने की ज़रूरत है। पानी का फ्यूचर अगर हमें सुरक्षित रखना है तो ये समय है कि हम बच्चों के साथ इस मुद्दे को डील करना शुरू करें, खासकर स्कूली बच्चों को, क्योंकि जब तक हम यंग माइंड्स को मेंटर नहीं करेंगे, जब तक उनमें वो जागरूकता नहीं लाएंगे, जब तक उनमें वो सेंसिटिविटी हम नहीं पैदा करेंगे, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो आज जिस तरीके से हम बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रहे हैं उस समय भी हम जूझेंगे। विश्व जल दिवस के अवसर पर रिपब्लिक ऑफ वुमेन में वैश्विक स्तर पर भारत से चयनित टॉप 20 महिलाओं के समूह ने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने इन महिलाओं द्वारा किए जा रहे राष्ट्र सेवा के कार्यों की सराहना की और उन्हें जल संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया।
पेश है ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। देश और दुनिया में जल के महत्व, उपयोगिता और संरक्षण के प्रति वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित विश्व जल दिवस के अवसर पर रिपब्लिक ऑफ वुमेन में भारत से शीर्ष पर रही नारी शक्ति की प्रतीक 20 महिलाओं का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने राजकीय आवास पर सम्मान किया। राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक इन महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही राजस्थान के जोधपुर निवासी युवा संसद की अध्यक्ष पार्वती जांगिड़ ने महिलाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों से मंत्री को अवगत कराया। तो मंत्री ने भी इनके बेहतर कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें जल संरक्षण के प्रति नागरिक दायित्वों का पाठ पढ़ाया। देखिए, जल का संरक्षण, जल का संचय देश नहीं दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आबादी के बढ़ते हुए क्रम और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के कारण से जिस तरह से चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक देश को प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी न किसी रूप में जल का संकट आहत करने वाला है। और ये समय है कि देश दुनिया को साथ खड़े होकर के जल की चुनौती को से निपटना पड़ेगा। कार्यक्रम में मौजूद जोधपुर की लाडली और इस प्रतिनिधि मंडल की टीम लीडर पार्वती जांगिड़ के राष्ट्र सेवा को समर्पित प्रेरक कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफा बांधकर प्रतीक चिन्ह पत्र दिया, तो अन्य महिलाओं को भी उनके द्वारा किए जा रहे समाज के कार्यों के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जो रिपब्लिक ऑफ वुमेन्स की तरफ से हम सब महिलाओं को जो अवार्ड्स दिया गया, उसके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था कि हम जल शक्ति मंत्री के हाथों हम सर्टिफिकेट्स लें। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जो हमने आज मंत्री जी के साथ में बैठकर बहुत कुछ सीखा है इसके ऊपर, और हम सब लोग कहीं ना कहीं मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में इसके ऊपर क्रियान्वयन भी करेंगे और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता भी देंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के प्रेरक उद्बोधन से प्रभावित देश भर से आई इन महिलाओं ने जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए जल संरक्षण मिशन से जुड़कर काम करने की इच्छा जताई। यहाँ जो रिपब्लिक ऑफ वुमेन UNSDC के साइड से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए अवार्ड ये दिया गया है। सबसे पहले वाटर कैचमेंट एरिया में ज़्यादा वो डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अभी औरतों को बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोग इसीलिए मोटिवेट नहीं होते, लोगों को कहने का एक हक नहीं होता, और ना ही नारी बाहर आती है क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। वो उस कंपटीशन की वजह से ही बाहर नहीं आ पाती हैं। बट हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड करते। रिपब्लिक ऑफ वुमेन द्वारा वैश्विक स्तर पर चयनित इन टॉप 20 महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल में देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आई महिलाओं ने कहा कि जल भारत की संस्कृति का हिस्सा है, और विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सम्मान करने से न केवल जल संरक्षण के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, बल्कि देश सेवा के प्रति उनके नागरिक दायित्व भी प्रखर हुए हैं। रिपब्लिक ऑफ वुमेन द्वारा टॉप 20 महिलाओं में शुमार नारी शक्ति की प्रतीक इन महिलाओं ने आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की और अपने अपने क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री ने इन महिलाओं के उत्कृष्ट कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए एक और जहां सराहना की, वहीं केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही केंद्र प्रेरित योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने की अपील भी की। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। ट्राइफेड और अरुणाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। ट्राइफेड ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वन धन योजना और लघु वनोपज योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन के लिए समझौता हुआ है। प्रदेश के आदिवासियों की आजीविका में वृद्धि करना इसका मकसद है। आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के अपने मिशन के तहत ट्राइफेड कई कार्यक्रमों की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में करेगा। राज्य का ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करेगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी। इस समझौते के तहत इस वर्ष राज्य में 100 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए विभिन्न गांवों और जिलों का दौरा किया जाएगा। देश के 21 राज्यों में राज्य सरकार की एजेंसियों के सहयोग से ट्राइफेड द्वारा किए जा रहे प्रयास लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र एवं MFP के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है।
ट्राइफेड ने अब तक 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 1770 वन धन केंद्र स्वीकृत किए हैं, जिनसे करीब 5,30,000 आदिवासी जुड़े हुए हैं। इनमें पूर्वोत्तर राज्यों के करीब 1,73,000 आदिवासी लाभार्थियों से जुड़े 586 वन धन केंद्र भी शामिल हैं। कुरुक्षेत्र के किसान मशरूम उत्पादन करके लाखों की कमाई कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान अमृतपाल सिंह न केवल कम लागत में अधिक आमदनी कर रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। इस काम को कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अमृतपाल ने अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल किया है। आज समय की मांग है कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर वैकल्पिक खेती पर जोर दें। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हरियाणा कुरुक्षेत्र में भोर सौदा गांव के रहने वाले अमृतपाल सिंह बाजवा मशरूम की पैदावार से लाखों की कमाई कर रहे हैं। MBA की पढ़ाई के बाद मशरूम उत्पादन कर रहे अमृतपाल अपने इलाके और प्रदेश के दूसरे किसानों के लिए भी एक उदाहरण बन रहे हैं। हम तकरीबन 25 साल से मशरूम प्रोडक्शन के अंदर हैं और हम बीज से लेके बेसिकली सीड टू प्लेट हम काम कर रहे हैं। हम इसका बीज बनाते हैं, हम इसकी कंपोस्ट बनाते हैं, हम मशरूम पैदावार करते हैं और इसके साथ साथ हम मशरूम प्रोसेसिंग करते हैं। मशरूम प्रोसेसिंग में हम अपनी मशरूम जहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम अपने एरिया के और नियर बाय स्टेट्स के फार्मर्स की मशरूम को भी प्रोक्योर करके हम इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कैनिंग कर रहे हैं, जिससे क्या है कि मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबलाइज रहता है। मान लो सपोज अगर हम डेली बेसिस पे 5 से 10 टन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर वो 10 टन मशरूम मार्केट के अंदर नहीं गई तो वो हमारे पास आ जाती है, तो मार्केट के अंदर प्राइस जो है 5 से 10 रुपये पीक पे रहता है। अमृतपाल के परिवार का मशरूम उत्पादन का पुराना काम है। इस काम को और कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अमृतपाल ने अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल किया। MBA की डिग्री हासिल करने के बाद कहीं नौकरी करने के बजाय अपने पुश्तैनी काम को नया कलेवर देकर रोजगार के लिए चुना। अमृतपाल को मशरूम के उत्पादन में लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। आज इन्होंने खुद को तो स्थापित किया ही है, साथ ही आसपास से करीब 200 लोगों को भी रोजगार मुहैया करवाया है। इसके साथ ही इन्होंने मशरूम प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की है और अब प्रदेश के दूसरे किसान भी उनके फॉर्म पर प्रशिक्षण लेने पहुंचते हैं। हम इसे एक बहुत बढ़िया इनकम जो है वो कमा रहे हैं। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहाँ बात आती है या वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो एम्प्लॉयमेंट भी हम अच्छी जनरेट कर रहे हैं। तकरीबन 150 से 200 एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे काम करते हैं डेली बेसिस पे। और सेकेंडली वुमेंस की बात करूँ तो 60 से 70% वुमेन एंगेजमेंट है फार्म पे। और इसके साथ साथ हम KV के कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से ट्रेनिंग्स भी जो से हैं वो जनरेट करते हैं, जिससे फार्मर्स SC और SBC कैंडिडेट जो से हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, लैंडलेस वुमेन फार्मर्स हैं, वो हमारे पास ट्रेनिंग लेके यहाँ से जाते हैं और मशरूम का बिजनेस को अपनाते हैं और एक अच्छी आमदनी जो सी है वो कमा पा रहे हैं। अमृतपाल बड़े पैमाने पर मशरूम उत्पादन के साथ साथ मशरूम स्पान और कंपोस्ट भी तैयार करते हैं। ये पहल खेती किसानी और लघु उद्योग करने वाले युवाओं के लिए एक मिसाल है। किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए इस तरह की सोच रखने की जरूरत है, जिससे कृषि में किसानों को ज्यादा मुनाफा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।